चलिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का पीडब्ल्यू ईपीपीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और सर्वप्रथम 1.0 बैच पे। वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, यानी कि संविधान संशोधन। तो सभी साथियों का स्वागत है फिर से संविधान संशोधन की क्लास में। और कल मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि शासन प्रणाली के क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। क्या शासन प्रणाली के क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोगों ने? सॉल्व करने में मज़ा आ रहा था? आपके कॉन्सेप्ट वहाँ पर काम कर रहे थे? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं प्रोफार्मा तैयार करूंगा आज के सेशन में कि संविधान संशोधन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। संविधान संशोधन के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है हमें, ताकि हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों टॉपिक क्लियर हो जाए। और संविधान संशोधन के बाद फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, आंसर राइटिंग कैसे की जाए। तब प्रश्न देना मैं शुरू करूंगा आपको। सबसे पहले यहाँ आपको पढ़ना है कि संविधान संशोधन क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पहली हेडिंग पढ़नी है, संविधान संशोधन क्या है। फिर आपको पढ़ना है संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर आपको पढ़ना है संविधान संशोधन के प्रकार। संविधान संशोधन के प्रकार। फिर संविधान संशोधन का संवैधानिक प्रावधान। संविधान संशोधन के संवैधानिक प्रावधान। फिर पढ़ना है आपको साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन। साधारण बहुमत से साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन। फिर आपको पढ़ना है विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। फिर पढ़ना है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होने वाले संशोधन। फिर पढ़ना है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होने वाले संशोधन। सहमति से होने वाले संशोधन। होने वाले संशोधन। और फिर आपको बताना है, पढ़ना है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और सबसे लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा
क्योंकि केवल मेंस का एक टॉपिक है, क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की, क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है? असीमित शक्ति है। यह है पूरा प्रोफार्मा संविधान संशोधन का। जिस बच्चे ने संविधान संशोधन के इतने एस्पेक्ट पे और इतने डायमेंशन पे अपना अध्ययन अच्छे से कर लिया, फिर उसका संविधान संशोधन का न तो प्रीलिम्स में कोई सवाल गलत हो सकता है, न ही मुख्य परीक्षा में। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से एक एक पॉइंट का ऑपरेशन करते हैं और विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट को आपको समझाते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान संशोधन क्या है। सबसे पहला सवाल ही बताना पाऊंगा कि संविधान संशोधन क्या है। संविधान संशोधन क्या है, सबसे पहला पॉइंट ही समझाना चाहूंगा। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, सिर्फ दो ही चलते हैं, अभी दो ही चल रहे होंगे, फिर आगे और चलेंगे ना। दो ही तो पहले सोनी चौहान अच्छे से कंप्लीट कर लो, अच्छे से पहले तो इसको तैयार कर लो जितना टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। दो ही के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो, अगर एक साथ सारे सब्जेक्ट चलाए जाएंगे तो बहुत अन्याय हो जाएगा ना। दो ही कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है हमारे हिसाब से। तो एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए ताकि 100% उस पर आप काम करके उसे 100% टीचर के साथ तैयार कर पाए। दो तो बहुत ज़्यादा ही है सभी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि संविधान संशोधन क्या है। इसी की परिभाषा से ही आयोग ने एक सवाल पूछा, बच्चे यहीं पर फंस गए थे एक बार। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन क्या है, तो आप जवाब देंगे संविधान में किया गया किसी भी प्रकार से, 3 शब्द आते हैं, परिवर्तन, परिवर्धन और निरसन। संविधान में देखिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और इसी 3 शब्दों से यूपीएससी ने 2024 में सवाल पूछा था। पीसीएस ने नहीं, आईएएस ने। जब मैं यूपीएससी बोलता हूं इसका मतलब आईएएस ने, और आईएएस ने इसी शब्द से 2024 में सवाल पूछा था प्री में, जो मैं परिभाषा बता रहा हूं। संविधान में किया गया किसी भी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन और निरसन संविधान में संशोधन कहलाता है। यानी कि संविधान में अगर कुछ चीज आप चेंज करते हैं, क्या करते हैं, कोई चीजें आप चेंज करते हैं, तो ये भी संविधान संशोधन कहलाएगा। संविधान में अगर किसी भी परिवर्धन का मतलब होता एडिशनल करना, एडिशनल मतलब कुछ अतिरिक्त जोड़ना। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ अतिरिक्त जोड़ना। आप संविधान में कुछ चेंज करें या संविधान में कुछ जोड़ें। निरसन का मतलब होता है फ्रेंड्स एबोल्यूशन, यानी कि समापन। इसका मतलब होता है एबोल्यूशन यानी कि समापन, यानी जो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उस संविधान में अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस करते हैं, उसमें कुछ एडिशनल या अतिरिक्त जोड़ते हैं या उसमें कोई प्रावधान या किसी विषय को समाप्त करते हैं, ये संविधान संशोधन कहलाता है। और आईएएस ने सवाल क्या पूछा था जानते हैं, संविधान संशोधन के अंतर्गत संसद निम्नलिखित में से क्या कर सकती है। परिवर्तन, दूसरा परिवर्धन, तीसरा निरसन, नीचे लिखा केवल एक, केवल दो, सभी, इनमें से कोई नहीं। बच्चों ने सोचा कि संविधान संशोधन का मतलब केवल संविधान में परिवर्तन होता है। वह परिवर्धन और निरसन का मतलब जानते ही नहीं थे।
इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 2024 का प्रीलिम्स क्वालिफाई भी किए, लेकिन ये वाला सवाल गलत करके आएंगे, और जो कि ये बहुत गहरा सवाल नहीं है, ये तो संविधान की परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है। अगर कोई बच्चा संविधान संशोधन पढ़ता है और उसको परिवर्तन, परिवर्धन और निरसन का मतलब नहीं पता है, इसका मतलब है या तो उसे संविधान संशोधन सही से पढ़ाया नहीं गया है, या तो उसने संविधान संशोधन सही से पढ़ा नहीं है। संविधान संशोधन में सबसे पहले सीखना ही यही है, क्योंकि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। यदि हम संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन है क्या। संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में किया गया किसी भी प्रकार का परिवर्तन, संविधान में किया गया किसी भी प्रकार का परिवर्धन, संविधान में किया गया किसी भी प्रकार का निरसन संविधान संशोधन कहलाता है। इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। परिवर्तन का मतलब चेंजेस होता है, परिवर्धन का मतलब जोड़ना होता है, और निरसन का मतलब एवोल्यूशन या समापन होता है। इसे संविधान संशोधन कहा जाता है। और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को ये सारे कार्य, ये सारी शक्ति दी गई है। नमस्ते, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब दूसरा हिस्सा मुझे बताना है, अगला पॉइंट मुझे बताना है कि सर ये बताइए इसको जोड़ा ही क्यों गया, संविधान संशोधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ध्यान से सुनिएगा, संविधान संशोधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, संविधान संशोधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। अगर संविधान संशोधन जैसे प्रावधान को भारतीय संविधान में ना शामिल किया जाता तो क्या हो जाता। आखिर किस लिए संविधान संशोधन को संविधान में शामिल किया गया, क्यों भारतीय संविधान में 368 लिखा गया, इसके पीछे का कारण क्या था। अच्छा, आपके घर में जो बचपन में दादा के समय में नियम बनाया गया था कि घर के सारे लोग 7 बजे सो जाएंगे शाम को, या 9 बजे तक मैक्सिमम, लेकिन घर के सारे लोग 4 बजे सुबह उठ जाएंगे। घर की महिलाएं या घर की बेटियां अकेले कहीं बाहर स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाएंगी, वह जाकर हॉस्टल लेकर शहरों में नहीं रहेंगी। ये किसका संविधान था, आपके परिवार का। किसने बनाया था, दादा ने बनाया था। तो क्या इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। सर बहुत कुछ बदल गया। अब हम 8 बजे नहीं 1 बजे सोते हैं, हम 4 बजे नहीं 8 बजे उठते हैं, हम अकेले बाहर नहीं अकेले लंदन जाके रहते हैं, अकेले दिल्ली जाके रहते हैं, हम अकेले कहीं भी जाकर रह सकते हैं। ये परिवर्तन क्यों हुआ। दादा के समय में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी ऐसा है। ऐसा क्यों। सर समय, काल और परिस्थिति के अनुसार, समय, काल और परिस्थिति के अनुसार चाहे कैसा भी नियम बना लिया जाए, चाहे कैसा भी कानून बना लिया जाए, चाहे कैसा भी संविधान बना लिया जाए, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। दादा के जमाने पर लाइटें नहीं हुआ करती थी, लोग प्रातः काल उठकर काम करते थे, रात में कोई काम नहीं होता था, इसलिए 8 बजे सोने का प्रावधान था, इसलिए 8 बजे सोने का प्रावधान था। लेकिन आज तो कई बार 11 बजे पीडब्ल्यू में क्लासें चलती रहती हैं, तो ये कैसे संभव हो पाएगा कि 8 बजे सोया जाए। दादा के समय में सभी काम सुबह में हुआ करते थे, लोगों को पैदल स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए लोग सुबह बहुत जल्दी उठा करते थे। लेकिन सर अब ऑफिसें 10 बजे खुलती हैं, अब ज़्यादातर दुकानें 10 बजे खुलती हैं, लेट तक काम होते हैं, लोग देर तक से सोते हैं, इसलिए देर से उठते हैं। लेकिन दादा ने जो नियम बनाया था, अगर कह देते बेटा जो नियम मैं बना दे रहा हूं इसी नियम के अनुसार तुम भी चलोगे, तुम्हारे बेटे भी चलेंगे, तुम्हारे पोते भी चलेंगे, तो क्या होता। दादा का नियम स्थिर माना जाता, दादा का नियम जड़ माना जाता, उनका नियम प्रगतिशील नहीं होता, उनका नियम परिवर्तनशील नहीं होता, उनका नियम आवश्यकता के अनुसार अपने आप में बदलाव की संभावनाओं को नहीं रखता। और जो व्यक्ति अपने आप में बदलाव की संभावना न रखे
जो व्यक्ति परिवर्तनशील ना हो, जो व्यक्ति गतिशील ना हो, जो व्यक्ति लचीला ना हो, जो व्यक्ति अपने आप में बदलाव ना कर सके, ऐसे व्यक्ति को जड़ कहा जाता है, स्थिर कहा जाता है। और रुके हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं और ठहरे हुए चलते हुए पानी हमेशा स्वच्छ होते हैं। तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार अपने आप में बदलाव करने की संभावनाएं रखनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान निर्माताओं ने कैसा संविधान बनाया? क्या भारतीय संविधान एक स्थिर संविधान है? कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझेगा आप लोग। क्या भारतीय संविधान एक स्थिर संविधान है? नहीं। क्या भारतीय संविधान एक जड़ संविधान है? नहीं। क्या भारतीय संविधान समय के साथ परिवर्तन की संभावनाओं को नहीं रखता है? परिवर्तन की संभावनाओं को नहीं रखता है? नहीं। क्या भारतीय संविधान भविष्य में कोई बदलाव नहीं चाहता है? कोई बदलाव नहीं चाहता है? आंसर है नहीं। तो संविधान निर्माता भारतीय संविधान को कैसा संविधान बनाना चाह रहे हैं? संविधान निर्माता भारतीय संविधान को एक गतिशील संविधान बनाना चाह रहे हैं, एक परिवर्तनशील संविधान बनाना चाह रहे हैं, एक गत्यात्मक संविधान बनाना चाह रहे हैं, एक लचीला संविधान बनाना चाह रहे हैं, एक सफल संविधान बनाना चाह रहे हैं, एक आवश्यकता अनुसार परिवर्तित संविधान को बनाना चाह रहे हैं। एक आवश्यकता अनुसार भारतीय संविधान निर्माता भारत की संविधान को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित संविधान बनाना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं संविधान निर्माता? क्यों स्थिर संविधान नहीं बनाना चाह रहे हैं? क्यों जड़ संविधान नहीं बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि परिवर्तन की संभावनाओं को क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? क्यों बदलाव की संभावना को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है दुनिया के किसी भी नियम को, दुनिया के किसी भी कानून को, दुनिया के किसी भी संविधान को कितना भी सोच समझ कर क्यों न बना लिया जाए, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव की संभावना बनी रहती है। भारत भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे वैज्ञानिक युग आएगा, वैसे वैसे दौर बदलेगा, वैसे वैसे चीज़ें बदलेंगी और बदलते हुए समय में बदलते हुए नियम भी आने चाहिए। अगर नियम पुराना रह गया तो बदले हुए समय के साथ आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप कहते हैं कि मेरे पापा ने कहा था हमेशा क्लास में बैठकर ही टीचर से पॉलिटी पढ़ना, और आपने वही नियम अगर आज लागू किया होता और अपने आप में बदलाव की संभावना नहीं रखी होती और मोबाइल से पढ़ने के लिए आप तैयार नहीं होते, तो आज इमरान सर की पॉलिटी आप घर बैठे अपने कमरे के अंदर नहीं कर रहे होते। तो इमरान सर की पॉलिटी पीडब्ल्यू की क्लासेस आप घर बैठकर नहीं कर पाते। अगर आज ये कर पा रहे हैं क्योंकि आपने समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने अंदर बदलाव की संभावना रखी थी। क्योंकि जब कोरोना वैश्विक महामारी आई, जब ऑफलाइन की क्लासेस बंद हुई, तो आपने कहा कि हमें पढ़ना है, हमें सफल होना है, हमें कामयाब होना है, हमें चीज़ें सीखना है, कुछ भी करके सीखना है। लेकिन अगर कह देते ना, लेकिन हमारे पापा ने कहा है जैसे हम पढ़ें वैसे तुम भी पढ़ना, तुम कोई नया नियम मत लाना, तो फिर शायद आपका करियर बर्बाद हो जाता है। आपको वही टीचर मिलते जो आपके बनारस में हैं, आपको वही टीचर मिलते जो आपके सुल्तानपुर में हैं, आपको वही टीचर मिलते जो आपके बलिया में हैं। आप भारत के बेस्ट टीचरों से कभी नहीं पढ़ पाते। लेकिन आज क्या है, आज गाँव में रहकर, आज घरों पर रहकर, छोटे छोटे जिलों में रहकर भारत के, इंडियाज़ के बेस्ट फैकल्टी से आप अपनी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव की संभावनाएं रखी। ठीक इसीलिए उसी प्रकार से भारतीय संविधान निर्माता भी एक स्थिर संविधान नहीं बनाना चाहते थे, एक जड़ संविधान नहीं बनाना चाहते थे, एक रूढ़िवाद संविधान, रूढ़ी का मतलब होता है जो परिवर्तन की संभावना न रखे, एक रूढ़ी संविधान नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि भारतीय संविधान निर्माता भारत में भारतीय संविधान को गतिशील बनाना चाहते थे, परिवर्तनशील बनाना चाहते थे, गत्यात्मक बनाना चाहते थे, लचीला बनाना चाहते थे, सफल बनाना चाहते थे, आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन की संभावना को छोड़ना चाहते थे। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन जैसे प्रावधान को रखा, ताकि जैसे जैसे समय बदले, जैसे जैसे वक्त बदले, जैसे जैसे ज़रूरतें बदले, जैसे जैसे नई पीढ़ियाँ आए, जैसे जैसे नवाचार हो, वैसे वैसे हमारा संविधान भी उसी अनुसार बदलता रहे,
ताकि युग युगों तक भारतीय संविधान यूं ही सफल बना रहे। तो केवल 2 हिस्सा मैंने अभी आपको समझाया है कि संविधान संशोधन क्या है और संविधान के भीतर संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या ये दोनों हिस्सा आप लोगों को समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं संविधान संशोधन के संवैधानिक प्रावधान। मैंने केवल अभी 2 हिस्सा आपको समझाया है कि संविधान संशोधन क्या है और भारतीय संविधान के भीतर संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो कमेंट करके बताइए। ये सारी चीजें समझ में आ गई? उर्मिला कुशवाहा जी कह रही गत्यात्मक का मतलब क्या होता है? गत्यात्मक का मतलब क्या होता है बताएं कुशवाहा जी। क्या नाम है आपका? उर्मिला कुशवाहा। कितना बेसिक कमजोर है आप लोगों को। कोई बात नहीं, अब इमरान सर के पास आए हैं तो सब सीख के जाएंगे। कलम देख रहे हो, मोड़ो और तेज मोड़ो और मोड़ो। मुड़ी परिवर्तित हुई नहीं, काहे? ये जड़ है, ये स्थिर है। इसे मोड़ो, इसे मोड़ो। मुड़ी कितनी? थोड़ा और मोड़े और मोड़े और मोड़ दे, पूरी तरीके से बेंड हो गई। ये क्या है? गत्यात्मक है। ये क्या है? जड़ है, क्योंकि अपने आप में बदलाव करने को तैयार नहीं है। ये किसी भी सीमा तक बदलाव करने को तैयार है। इसको ऐसे मोड़ा जा सकता है। ये गत्यात्मक है और ये जड़ है। और अब भी नहीं समझ में आया तो मानसिक संतुलन में प्रॉब्लम है। और अब भी नहीं समझ में आया तो मानसिक संतुलन में प्रॉब्लम है। अब बताओ भाई उर्मिला कुशवाहा, समझ में आया व्हाट इज मीन्ड बाय गत्यात्मक? गत्यात्मक का मतलब है जो परिवर्तित हो सके, जो चेंज हो सके, जिसमें परिवर्तन की संभावनाएं हो सके, जिसे बदला जा सके। लेकिन इसे नहीं बदला जा सकता। ये खड़ा है 90 डिग्री पे, खड़ी ही रहेगी। लेकिन इसे मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, घुमाया जा सकता है। वो गत्यात्मक है। ठीक, ये सब आपस में पर्यायवाची। गतिशील, गतिशील का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इसका मतलब है चेंजेस होना। तो सबका एक ही मतलब है, गतिशील, परिवर्तनशील। गत्यात्मक, लचीला मतलब जैसे कागज। सफल मतलब कि अपने अनुसार समय के साथ चेंजेस, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, जैसी जरूरतें वैसी व्यवस्था। समझ में आ गई ना? अब मैं आपको बताऊंगा, संविधान संशोधन का संवैधानिक प्रावधान। संविधान संशोधन का संविधान संशोधन का संवैधानिक संविधान संशोधन का संवैधानिक प्रावधान। अब मैं आपको बताऊंगा संविधान संशोधन का संवैधानिक प्रावधान विचार कहां से लिया गया, इसे भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया, संविधान संशोधन की शक्ति किसे दी गई। संविधान संशोधन की शक्ति किसे दी गई, तो संविधान संशोधन का विचार जो लिया गया है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन के प्रावधान को भारतीय संविधान के भाग 20 में रखा गया है। यूपीपीसीएस में सवाल पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के प्रावधान को अनुच्छेद 368 में रखा गया है।
यूपीपीसीएस में सवाल पूछा जा चुका है। और संविधान संशोधन की शक्ति किसे दी गई है? ये शक्ति जो है संसद को दी गई है। राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन की शक्ति नहीं दी गई है, संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी है। ये चारों सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। संविधान संशोधन का विचार कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन को किस भाग में रखा गया है? 20 में। संविधान संशोधन को किस अनुच्छेद में रखा गया है? 368 में। और संविधान संशोधन की शक्ति किसे दी गई है? संसद को। समझ में आ गई इतनी बातें? अब मैं आपको बताऊंगा कि संविधान संशोधन के प्रकार। क्या बताऊंगा? संविधान संशोधन के प्रकार। संविधान संशोधन के प्रकार, यानी कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। सामान्यतः कितने प्रकार का संशोधन हो सकता है, और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से कितने प्रकार से संशोधन हो सकते हैं। सामान्यतः कितने प्रकार से संशोधन हो सकते हैं? संविधान में सामान्यतः 3 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। पहला संशोधन, भारतीय संविधान के कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से संशोधित किया जा सकता है। साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें केवल विशेष बहुमत से संशोधन होता है। और भारतीय संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ क्या लेना पड़ता है? आधे राज्यों की सहमति। आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में केवल 2 प्रकार के संशोधन बताए गए हैं। एक विशेष बहुमत से और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। तो मैंने क्या बताया? पेन आवाज करता ही है सपना साहनी, पेन तो आवाज करेगा ना, ब्लैक बोर्ड पे चलेगा। तो कानों को कम से कम इतना मजबूत तो करिए कि पेन की आवाज बर्दाश्त कर सके। साउंड की आवाज बैंड बाजे में बर्दाश्त हो जाती है, पेन की आवाज नहीं बर्दाश्त हो रही। यही तो आपकी ताकत है सपना साहिनी। और इसी पेन की आवाज नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे तो पेन आवाज करती है। पेन पर जब बोर्ड पे लिखा जाता है तो जो दूसरी वाली एक आती है वो वाली तो है नहीं यहाँ पर, जिसमें ब्रश वाला होता है, वो कम आवाज करती है और ये आवाज तो करती है। हाँ, ये एक्सक्यूज तो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पेन आवाज कर रहे जिसकी वजह से हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो आवाज करती है। हाँ, सोनी चौहान, यहाँ इस समय आपकी पॉलिटी चल रही, शायद दूसरा क्लास आपका ज्योग्राफी चल रहा होगा। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये 12वां लेक्चर चल रहा है पॉलिटी का। इसके पहले 11 लेक्चर हो गए हैं। सोनी चौहान पहले वो 11 क्लास हमारा करके आई, तब इस क्लास में आइए आप। पहले 11 क्लास करके तब आइए आगे की, नहीं तो आगे की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो 11 क्लास पहले अच्छे से कर लीजिए। बाकी यहाँ संविधान संशोधन से करते रहिए, लेकिन अब बहुमत बोलेंगे, आप बहुमत पढ़े नहीं होंगे तो बहुमत आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए शुरू से क्लास करने की ज़रूरत है बाबू, ठीक है? शुरू से क्लास करिए, कोई क्लास मिस मत करिए। देखो, तो मैं मजाक कर रहा था। एक बार टीम से पूछता हूँ कि ऐसी कोई पेन है जिस पे आवाज़ ना करे।
फिलहाल पेन में थोड़ी बहुत तो आवाज़ रहती है। करंट कब से कब तक पढ़ना है? जब जिस दिन एग्ज़ाम देना हो उसके 1 साल पहले तक। हाँ हाँ, बल्कि 13वां लेक्चर होगा, सबरीन बेगम ने कहा है। तो मैंने क्या बताया, संविधान संशोधन के कितने प्रकार हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा। सामान्यतः संविधान संशोधन के 3 प्रकार होते हैं। हमारे संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें केवल साधारण बहुमत से ही परिवर्तित किया जा सकता है। हमारे संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें केवल विशेष बहुमत से ही परिवर्तन किया जा सकता है, और हमारे संविधान में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो केवल विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति से ही परिवर्तित हो सकते हैं। अब ऐसे कॉमन सेंस से आप सोच लीजिए कि कौन सा विषय या कौन सा हिस्सा ऐसे होगा जो साधारण बहुमत से संशोधित होगा, कौन सा हिस्सा ऐसा होगा जो केवल विशेष बहुमत से संशोधित होगा, और कौन सा हिस्सा ऐसा होगा जो विशेष बहुमत से आधे राज्यों की सहमति से संशोधित होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आप लोगों को। मैं एक आंसर देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे से बात में समझ में आ जाएगा। मंगाता हूं, अभी पेन यही है, देखता हूं। एक पेन ऐसी आती है जिसमें थोड़ा सा वॉइस कम होता है, लेकिन इतना डिस्टर्बेंस पेन की वॉइस से नहीं होना चाहिए यार। मैं इससे लिख देता हूं ना, इससे आवाज कम आएगी। पेन से ही डायरेक्ट लिख देता हूं, इससे आवाज कम आएगी आपको। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मान लीजिए कि आप इलाहाबाद में रहकर यानी प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहे हैं, और आपके घर के बगल में एक दुकान है जलेबी चाय समोसा की। पापा जी आपको छोड़ने आए, पापा ने कहा यही नाश्ता करना बेटा। कहा ठीक है पापा। पापा छोड़ के चले गए। आप अपने लॉज में या हॉस्टल में रहने लगे, और वो दुकान किसी कारणवश बंद हो गई 2-3 दिनों के लिए। अब आपको दुकान में परिवर्तन करना है, अब आपको नाश्ता दूसरी दुकान में करना है। इसके लिए पापा को फोन लगाओगे कि पापा बताओ बगल वाली दुकान बंद हो गई, हमें नाश्ता कहाँ करना चाहिए। ये परिवर्तन अपने दिमाग से ले लेंगे, ये परिवर्तन अपने दिमाग से ले लेंगे, ये काम अपने दिमाग से कर लेंगे कि भैया यहाँ बंद है, अगले चौराहे पे जाके कर लेंगे, पीछे कर लेंगे, पीवीआर के सामने जाके कर लेंगे। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात है सर, हल्की बात है, आसान बात है। इसमें बगैर पेरेंट्स से पूछे हम डिसीजन ले लेते हैं, बगैर पेरेंट्स से पूछे डिसीजन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये विषय कैसा था, बहुत आसान विषय था, बहुत सरल विषय था। लेकिन मान लीजिए कुछ बच्चों ने आपसे कहा कि अरे भैया इलाहाबाद क्या, दिल्ली चलो, जो माहौल है आईएएस का, सारे बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं, सारे बच्चे चौराहे पर बैठ कर जब चाय पीते हैं या लस्सी भी पीते हैं तब भी चर्चा करते रहते हैं, बताओ आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब आया, बताओ संसदीय व्यवस्था के 4 गुण। वहां ऐसा माहौल है, चाय की दुकान पर भी बैठ के सीखता रहता, चलो दिल्ली मेरे साथ। टिकट करा के दिल्ली अपने आप से चले जाएंगे या पापा मम्मी से पूछना पड़ेगा, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, हमें दिल्ली प्रयागराज छोड़ के दिल्ली जाना है, वहां नया कमरा लेना है, शहर बदलना है, हम ऐसे थोड़ी चले जाएंगे जब तक हमारे पेरेंट्स इजाजत नहीं देंगे। इसका मतलब है कि ये मामला थोड़ा गहरा मामला है, ये विषय थोड़ा गंभीर विषय है, इसको बगैर पापा मम्मी की सहमति से आप नहीं ले सकते। अगर आपको प्रयागराज छोड़ के दिल्ली जाना है तो पापा मम्मी की सहमति चाहिए। अब तीसरा एग्जाम्पल सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, इसी एग्जाम्पल में खेला हो जाएगा, जो एग्जाम्पल समझेगा उसका काम हो जाएगा। तीसरी स्थिति बताता हूं आपके लिए, आपके मम्मी ने या आपने खुद अपने लिए एक लड़की देख ली, वो आपकी ही कास्ट की है, तो इंटर कास्ट भी नहीं है। आपने कहा मम्मी मुझे लड़की पसंद आ गई, मुझे विवाह करना है। ये डिसीजन अपने से ले लेंगे? नहीं सर, मम्मी पापा को तो बताना पड़ेगा। मम्मी पापा भी अपने से ले लेंगे या मम्मी पापा चाचा से पूछेंगे, चाची से पूछेंगे, मामा से पूछेंगे, मामी से पूछेंगे, फूफा से पूछेंगे, बुआ से पूछेंगी? नहीं सर, ऐसे मामलों में तो कम से कम परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, मामा मामी से भी सहमति लेनी पड़ेगी,
क्यों? क्योंकि मामला हल्का नहीं है, ये मामला गंभीर है। ये मामला गंभीर नहीं, बहुत ही गंभीर है। ये जीवन भर का मामला है, 60 साल तक उसी के साथ आपको जीना है। तो ऐसे मामलों में हमें मम्मी के साथ साथ कुछ रिश्तेदारों से भी सहमति लेनी पड़ेगी। और जब सब उसके बाद हाँ लड़की ठीक है, इसके परिवार वालों को मैंने पता किया, बहुत अच्छे परिवार वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, विवाह कर लेना चाहिए। इसका मतलब ही हुआ ऐसा कोई मामला जो बहुत सरल हो, बहुत आसान हो, बहुत गंभीर ना हो, उसे केवल अपने विवेक से लिया जा सकता है। लेकिन मामला कुछ गंभीर हो तो मम्मी पापा के डिसीजन से लिया जा सकता है। लेकिन बहुत ही गंभीर हो तो मम्मी पापा के साथ साथ हमें आधे रिश्तेदारों से भी पूछना पड़ता है। वैसे ही संविधान का ऐसा हिस्सा जो बहुत ही आसान है, जो बहुत ही सरल है, जो बहुत संवेदनशील नहीं है, उसे केवल साधारण बहुमत से परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन देश का ऐसा हिस्सा जो गंभीर है, जिसका विषय थोड़ा सा गंभीर है, कठिन विषय है, जो सबके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसे संशोधन को कम से कम विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश का ऐसा विषय, हमारे संविधान का ऐसा विषय जिसका संबंध राज्यों से भी हो, जिसका संबंध पूरे देश से हो, ऐसे विषयों में परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम भारत के आधे राज्यों से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। जब तक भारत का आधे राज्य अपनी सहमति न दे दे, तब तक ऐसे विषयों में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि संविधान का वह हिस्सा जो संघीय ढांचे से संबंधित होगा, उसमें संशोधन करने के लिए हमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति लेना पड़ेगा। संविधान का ऐसा हिस्सा जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसको साधारण बहुमत से भी बदला जा सकता है। और लेकिन हमारे संविधान का ऐसा हिस्सा जो गंभीर है, उसे केवल विशेष बहुमत से बदला जा सकता है। और कमाल है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में केवल 2 प्रकार के संशोधनों का उल्लेख है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। वहां पर साधारण बहुमत वाले संशोधनों की चर्चा नहीं है। इसलिए संसद के पास यह शक्ति तो है कि वह साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे 368 की परिधि में शामिल नहीं किया गया है, उसे 368 के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इसलिए संविधान में किया गया ऐसा परिवर्तन जो साधारण बहुमत से होता है, उसे तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाता। कर सकते हैं परिवर्तन, आप अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों की जानकारी आपके पापा को और आपके रिश्तेदारों को नहीं होती है। उनकी नजर में ये परिवर्तन नहीं माने जाते। तो इसलिए जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि सामान्यतः संविधान में कितने प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, तो आंसर दीजिएगा 3 प्रकार से। जब एग्जाम में पूछा जाए कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में कितने प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, तब कहिएगा 2 प्रकार से। जब कोई पूछे कि क्या साधारण बहुमत से होने वाले परिवर्तन को अनुच्छेद 368 की परिधि में शामिल किया गया है, आंसर है नो। जब पूछा जाए क्या साधारण बहुमत से भी संविधान में परिवर्तन किया जा सकता, आंसर है यस, किया जा सकता है, लेकिन ये 368 की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। आ गया समझ में? ये लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीकांत अपनी भाषा में बता के जाएगी, दम हो तो समझ के दिखाओ। हैं? किताब और हम में यही अंतर पाएंगे आप। किताबें आपको अपनी भाषा में बता के चली जाएगी और कहेगी दम हो तो समझ के दिखाओ, और मैं इस भाषा में पढ़ाऊंगा, मैं कहूंगा कि दम हो तो न समझ के दिखाओ। केवल एक ही शर्त है कि मानसिक संतुलन खराब हो, तभी नहीं समझ में आएगा, बाकी कोई दूसरी सूरत नहीं बचती कि आपको समझ में ना आए पॉलिटी। ये मेरी जिम्मेदारी है समझाना आपको ना। किताबें कहती है तो दम हो समझ के दिखाओ, और मैं कहता हूं तो दम हो तो भूल के दिखाओ। क्लास के सामने बैठ गए तो आपको समझना पड़ेगा, हर हाल में समझना पड़ेगा, बगैर समझे आप रह ही नहीं पाओगे। और उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को इस संशोधन के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। आखिरकार संविधान में ये 3 प्रकार के संशोधनों का उल्लेख क्यों किया गया। अब आपको बताना है, आपको मेरे से सवाल पूछना चाहिए कि सर अगर बुरा न माने तो ये बता दीजिए वह कौन कौन सा संशोधन है जो केवल साधारण बहुमत से होता है, वह कौन कौन सा संशोधन है जो केवल विशेष बहुमत से होता है, वह कौन कौन सा संशोधन है, वह कौन कौन सा ऐसा विषय है संविधान का जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति ली जाती है। क्या ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है? यस साहब, आईएएस ने 2 बार, पीसीएस ने 3 बार पूछा है। आईएएस ने 2 बार और पीसीएस ने 3 बार पूछा है। आपको बताना पड़ेगा
कि साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन कौन से हैं। आपको बताना पड़ेगा कि विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन कौन से हैं, और आपको बताना पड़ेगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होने वाले संशोधन कौन से हैं। अब मैं आपको हेडिंग डाल के अगला मुद्दा समझाता हूं। अब मैं अगला मुद्दा आपको समझाता हूं। अगला मुद्दा है साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन। कौन सा मुद्दा है? अब मैं आपको बताऊंगा साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन। अब आवाज नहीं कर रहा बाबू ना, उर्मिला, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लीजिएगा। साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन मैं एक ऐसी वजह नहीं छोड़ूंगा जिससे आप कह दें काश ऐसा हो गया होता तो मुझे समझ में आ गया होता। चलो ये वजह भी खत्म कर दिया, कानों की आवाज वाली भी आपकी। बस आप समझो और कामयाब हो जाओ। बस साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन कौन कौन से हैं? कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है? भारत संघ में भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना करना हो, यानी कि अनुच्छेद 2 में अगर कोई परिवर्तन करना है तो ये काम संसद केवल साधारण बहुमत से कर सकती है। संसद के द्वारा यदि नए राज्यों का गठन करना हो, यानी कि अनुच्छेद 3 में कोई संशोधन करना हो, तो संसद ऐसा संशोधन केवल साधारण बहुमत से कर सकती है। साथ ही साथ वीपी का मतलब होता है विधान परिषद। विधान परिषद का गठन एवं उत्सादन करना हो, विधान परिषद का गठन एवं उत्सादन, और उत्सादन का मतलब होता है समापन। अगर विधान परिषद का गठन या समापन करना है संसद को, तो संसद ये काम साधारण बहुमत से कर सकती है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में कोई परिवर्तन करना, 169 है ये, अनुच्छेद 169 में कोई परिवर्तन करना हो तो ये काम साधारण बहुमत से हो सकता है। नागरिकता में कोई परिवर्तन करना हो, नागरिकता जो अनुच्छेद 11 में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, नागरिकता में कोई परिवर्तन करना हो तो संसद ये काम साधारण बहुमत से कर सकती है। साथ ही साथ अनुसूची, अभी मैं पढ़ाऊंगा अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 जिसमें सभी पदाधिकारियों के वेतन और पेंशन की बात है। साथ ही साथ अनुसूची 5, अनुसूची 6 और अनुसूची 8 में कोई परिवर्तन करना हो तो ये परिवर्तन केवल साधारण बहुमत से हो सकता है। इतना ही नहीं, संघ शासित प्रदेशों के लिए संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान करना हो, राज्य विधानमंडल का ये तैयार करना पड़ेगा। यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ एग्जाम्पल नहीं देना पड़ेगा, यहाँ आपको समझना पड़ेगा भी, ये याद करना पड़ेगा। का प्रावधान हो, यानी कि 239 में भी कोई संशोधन करना हो तो ये साधारण बहुमत से हो जाएगा। अरे इतना ही नहीं बाबू, एक आयोग में आगे पढ़ाऊंगा, परिसीमन आयोग। अगर परिसीमन में भी कोई परिवर्तन करना होगा तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। मैं बताऊंगा गणपूर्ति जिसे बोलते हैं कोरम, अगर कोरम में भी कोई परिवर्तन करना हो ये साधारण बहुमत से हो जाएगा, इत्यादि। ऐसे 2, 3, 4 और हैं, लेकिन इतने में आपका काम हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम इतना याद रहना चाहिए, बोर्ड को आप ध्यान से देखिए और ये हर पॉइंट आपको याद रहना चाहिए।
सवाल कैसे पूछा जाएगा सर? इस कहानी के बीच क्वेश्चन कैसे बनाएगा आयोग? सवाल कैसे बनाएगा मैं बोल रहा हूं। सवाल बनाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए राज्यों का गठन, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार, विधान परिषद का गठन और उत्साधन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन। नीचे लिखेगा उपरोक्त में से कौन सा विषय ऐसे है जिसमें केवल साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है? इसका जवाब वही विद्यार्थी दे पाएगा जो साधारण बहुमत से होने वाले संशोधनों को जानता है। और आप तुरंत बता देंगे कि नए राज्यों का गठन और विधान परिषद का गठन और उत्साधन ये हमारे सर ने हमको सिखाया था, अतः ये परिवर्तन केवल साधारण बहुमत से होगा। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गई बात भाई? तो साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को मैं फिर से दोहरा रहा हूं ताकि हर बच्चे को क्लास में तैयार हो जाए। मैं हट गया हूं, मैं किनारे हट गया हूं ताकि बोर्ड को आप देखिए, एक एक चीज को समझिए। अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करना होगा तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करना होगा तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। अनुच्छेद 169 में परिवर्तन करना होगा तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। नागरिकता में अनुच्छेद 11 में परिवर्तन करना होगा तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में, अनुसूची 5 में, अनुसूची 6 में, अनुसूची 8 में परिवर्तन करना होगा तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य विधानमंडल का प्रावधान करना होगा, अनुच्छेद 239 में कोई परिवर्तन करना होगा तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। और परिसीमन और गणपूर्ति आगे पढ़ाऊंगा, परिसीमन क्या होता है, गणपूर्ति क्या होती है। अभी मैं केवल विषय बता रहा हूं कि अगर परिसीमन में भी कोई बदलाव करना हो, अगर कोरम या गणपूर्ति में कोई बदलाव करना हो तो ऐसे काम संसद केवल साधारण बहुमत से कर सकती है। ऐसे संशोधनों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। और ये संशोधन अनुच्छेद 368 की परिधि के बाहर है। ये संशोधन अनुच्छेद 368 की परिधि के बाहर है। और ये 90% बच्चा नहीं जानता। संविधान संशोधन पढ़ लेता है लेकिन ये बहुत कम बच्चों को ये याद रहता है। ये बहुत कम बच्चों को पता रहता है कि साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन कौन कौन से हैं। समझ में आ गया बाबू? सारे बच्चों को क्लियर हो गया भाई? और इसको याद करने देखिए, मैंने क्या कहा, ये फैक्ट है, इसे याद करना पड़ेगा, हर विद्यार्थी को याद करना पड़ेगा। अब शुगर थोड़ा ज़्यादा डाल दे रहा है, शुगर कम डालिए। कल इसलिए मैंने छोड़ दिया था ना, पिया नहीं मैंने, क्योंकि मीठा ज़्यादा कर दे रहे हैं। चलो भाई आगे, टेंशन मत लीजिए, तनाव नहीं ले, एकदम मुस्कुराते हंसते पढ़ना है। जैसे आप दादी नानी की कहानी को एंजॉय कर रहे हैं तो इसे पॉलिटी को एंजॉय करिए आप। तनाव मत लीजिए, कुछ टेंशन मत लीजिए। मैं हूं ना, टेंशन किस बात की लेना आपको? कोई टेंशन नहीं लेना, मैं इधर हूं। सब कुछ तैयार कराना, सिखाना, समझाना मेरी जिम्मेदारी है। बस पूरा मन लगा के पढ़ो आप, बस एक ही काम है आपका, बाकी सारा काम मेरा है। अब मैं आपको सिखाऊंगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होने वाले संशोधन। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के सहमति से होने वाले संशोधन। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर उसके बाद हम पॉइंट बताएंगे आपको। तेज कहां चल रहा हूं अंकुर यादव? हम तो बहुत धीमे चल रहे हैं, अंकुर यादव। ये तेज कहां है? एक एक पॉइंट को लिख रहा हूं, लिखने के बाद बोल रहा हूं, बोलने के बाद हट रहा हूं, हटने के बाद दोहरा रहा हूं। तेज कहां हो गया बाबू अंकुर यादव? तेज तब बोलते, तेज बताएं कैसे होता है, तेज बता दें कैसे होता है। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होने वाले संशोधनों के अंतर्गत 5 या 6 प्रकार के संशोधन आते हैं, जैसे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुसूची 4 और 7 में परिवर्तन, अनुच्छेद 368 में परिवर्तन, केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध में परिवर्तन, जीएसटी में परिवर्तन। ये परिवर्तन विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से है। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसे बोलते हैं तेज। इसका भी एग्जाम्पल दे दिए ना अंकुर यादव, ये तेज है। हम तो ऑलरेडी स्लो चल रहे हैं, ओवर स्लो चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को लिख रहे हैं। इतने धीमे से तो ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया जाता जितने धीमे से मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, फिर भी ये हालत है, हैं? कोई बात नहीं। चलो, बच्चे हर प्रकार, देखिए भाई, आप लोग इरिटेट होते होंगे ना, लेकिन मैं इरिटेट नहीं होता, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं यही काम कर रहा हूं बाबू। हमारे सामने हर प्रकार के बच्चे आते हैं, अच्छे आते हैं, सामान अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, खराब आते हैं, थोड़े बहुत खराब आते हैं, बहुत खराब आते हैं, लेकिन हम सबको सही बना के विदा कर देते हैं। इरिटेट होंगे, इनसे परेशान होंगे, तो फिर इनका कैरियर बेकार हो जाएगा। शिक्षक का काम है खराब से खराब बच्चों को, अच्छे से अच्छे बच्चों को, मध्यम से मध्यम बच्चों को, सबको साथ लेके चलना। मेरा काम है समझाना, आपकी समस्याओं को सुनना और आपको सही रास्ते पे लेके आना, और तर्कों के साथ, निरंकुशता के साथ नहीं, तानाशाही के साथ नहीं, मैं तर्क के साथ आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलत हैं और आप कहाँ सही हैं। जैसे किसी बच्चे ने अभी कमेंट किया, सर पहले विशेष बहुमत वाला बता दीजिए। अब उस बच्चे को इतने पता होता तो कैसे क्या होता, और अभी 10 मिनट बाद क्लियर हो जाएगा मैं विशेष बहुमत पहले क्यों नहीं बता रहा हूं। वो कह रहा है कि पहले विशेष बहुमत वाला बताइए, तब आधे राज्यों की सहमति वाला बताइए। कभी नहीं बताऊंगा, आज तक कभी नहीं बताया पहले विशेष बहुमत वाला, पहले आधे राज्यों की सहमति वाला बताया। क्यों बताया? 10 मिनट बाद समझ में आ जाएगा, 10 मिनट बाद समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। हाँ, चलिए अब विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होने वाले संशोधनों को देखिएगा। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होने वाले संशोधनों को देखिएगा। जैसे कि अगर केंद्र की, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, भारतीय संविधान का ऐसा विषय जिसका संबंध संघीय ढांचे से हो, जिसका संबंध संघीय ढांचे से हो, उसमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति चाहिए। जब तक भारत के आधे राज्य अपना परमिशन न दे दे तब तक उसमें संशोधन नहीं हो सकता। कौन सा विषय? ऐसा विषय जिसका संबंध संघीय ढांचे से हो, फेडरल सिस्टम से हो। ये संघीय ढांचे से संबंध मतलब क्या हुआ सर? यानी भारतीय संविधान का ऐसा विषय जिसका संबंध राज्यों से भी हो, तो उसमें राज्य की सहमति लेनी पड़ेगी। कैसे पता चलेगा कि वह कौन कौन सा विषय है जिसका संबंध राज्यों से भी है? उसीलिए तो मैं हूं ना आपके साथ, मैं बताता हूं कि वह कौन कौन सा विषय है जिसका संबंध राज्यों से है, जिसका संबंध संघीय ढांचे से है। जैसे अगर केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, तब विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि आप संविधान में संशोधन करके केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करके राज्य की कार्यपालिका तक कर दे और राज्य की शक्ति समाप्त हो जाए। इससे राज्य के हित प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? और जब राज्य का हित प्रभावित होगा तो संघीय ढांचा भी प्रभावित होगा, फेडरल सिस्टम भी प्रभावित होगा। इसलिए अगर केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति में विस्तार करना है तो ऐसा विस्तार आप तब तक नहीं कर सकते जब तक भारत के आधे राज्य अपनी परमिशन न दे दे। दूसरा, यदि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, क्यों? हो सकता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति में कोई विस्तार कर रहे हैं, यानी कि परिवर्तन कर रहे हैं, और उसकी शक्ति उस स्थान से छीन लीजिए जहां तक उसकी शक्ति है और उस जगह दे दीजिए जहां वह करना ना चाहता हो। इससे राज्य का हित प्रभावित होगा, और जहां पर राज्य का हित प्रभावित हो वो संघीय ढांचे से संबंधित होता है और इसमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। तीसरा,
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन करना हो, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन करना हो, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन। निर्वाचक मंडल क्या होता है सर? ऐसे व्यक्तियों का समूह जो राष्ट्रपति को वोट देता है। राष्ट्रपति को वोट संसद के निर्वाचित सदस्य भी देते हैं और राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य देते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की भी भूमिका है और केंद्र की भी भूमिका है। कहीं ऐसा ना हो कि आप राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन कर दें और परिवर्तन करके कह दें कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य वोट नहीं देगा, तब तो राज्य का हित प्रभावित हो जाएगा। ये तो संघीय ढांचे का विषय है। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक राज्य अपनी सहमति न दे दे। चौथा देखिएगा, अब मैं फिर बता दे रहा हूं, लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूं, कुछ ज्यादा ही ढीले होते जा रहे हैं आप। क्लास के बीच में अगर कमेंट आया तो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, दोबारा कमेंट करने लायक बचेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूं, कुछ ज्यादा ही नरम पड़ गया तो कुछ ज्यादा ही आप लोग क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अंतिम बार वार्निंग दे रहा हूं, जब तक मैं पढ़ाऊं तब तक किसी बच्चे का सिंगल कमेंट नहीं आना चाहिए। पूरी ताकत समझाने में कीजिए। जब टाइप करते रहेंगे क्या खाक समझेंगे आप? जब टाइप ही हाथ से करते रहेंगे तो समझेंगे क्या, जब मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देंगे आप? जब मैं कमेंट करके पूरा समझा दूं, समझाने के बाद पूछूं समझ में आया या नहीं, तब डाउट है तो बताइए, मैं समझाऊंगा फिर दोबारा। लेकिन समझने से पहले डाउट आ जाता है, एक बार फिर से बता दीजिए। अभी समझे भी नहीं, डाउट भी आ गया, मैंने टॉपिक पूरा भी नहीं किया, आपके कलम हाथ चलने लगे। 12वां लेक्चर हो गया, पहले दिन से समझा रहा हूं, पढ़ने का तरीका समझ लो। जब मैं पढ़ाया करूं, जब मैं बोला करूं, जब मैं एग्जाम्पल दूं, जब मैं स्टोरी सुनाऊं, उस समय अपने हाथ पे काबू करिए, रबड़ लगा के रखिए अपने हाथों पर। उस समय कमेंट मत करिए। लेकिन आप लोग की आदत है समझने की बजाय कमेंट करने के चक्कर में लगातार पढ़े हैं आप लोग। कब सीखेंगे पढ़ने का तरीका? बुढ़ापे में? ग्रेजुएशन कर लिए, सिविल सेवा की तैयारी कर लिए, कक्षा हाई स्कूल की बच्चों की तरह कितनी बार बताना पड़ेगा आपको? वेरी बैड हैबिट। मैं खुद आप लोगों की एक एक चीजों को सुन रहा हूं, एक एक चीजों को समझ रहा हूं, एक एक डाउट क्लियर कर रहा हूं, एक एक मुद्दे को समझा रहा हूं, एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आपसे फीडबैक ले रहा हूं, फिर पूछ रहा हूं समझ में आया कि नहीं आया, फिर भी बीच में कमेंट लगाए रहते हो। 10 मिनट भी दिमाग नहीं लगाते, बस एक बार और समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पेन खटखटा रहे, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है। अरे कुछ दिमाग तो लगाओ। 10 मिनट अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ, चीजें समझे नहीं, बस डाउट पहले आ गए आप लोगों को। लास्ट वार्निंग है, ऐसी गलती दोबारा अगर किसी की हुई फिर कमेंट करने की स्थिति नहीं बचेगी आप लोगों की। मैं बहुत प्यार भी करता हूं और तेवर सख्त भी कर दूंगा अगर अनुशासनहीनता क्लास में हुई। लास्ट वार्निंग है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, ध्यान रखिएगा। जिस लेवल की पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, यूपीएससी में नहीं पढ़ाई जाती इस लेवल की पॉलिटी। लेकिन पढ़ने की बजाय बस केवल टाइप करना, अधिकार मिल गया टाइप करने का, तो लगातार टाइप ही करने पड़े हैं आप लोग। दोबारा ऐसी गलती किसी बच्चे से नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना है, तो अगर उनकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है तो हमें आधे राज्य से सहमति लेनी पड़ेगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है तब भी हमें आधे राज्य की सहमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन करना है तब भी आधे राज्य की सहमति लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं, और अगर उसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो राज्य का हित प्रभावित हो जाएगा और संघीय ढांचा प्रभावित होगा। ये याद करने वाली चीज है, इसको याद करिए जो जो चीजें हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ समझा भी रहा हूं ऐसा क्यों है, एग्जाम्पल भी देते चल रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में परिवर्तन करना हो। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में परिवर्तन करना हो। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में परिवर्तन करना हो। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि में परिवर्तन करके हो सकता है राज्यों को भागीदारी ही समाप्त कर दो, केवल केंद्र ही राष्ट्रपति का चुनाव करे, राज्य की हिस्सेदारी समाप्त कर दो। इससे संघीय ढांचा प्रभावित हो जाएगा। इसलिए संविधान कहता है अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि में भी अगर आपको परिवर्तन करना है, ऐसा परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक भारत के आधे राज्य अपनी स्वीकृति न दे दें।
जब तक भारत के आधे राज्य अपनी सहमति न दे दे। और अंतिम बात क्या कही गई और क्या कहा गया, अगर अनुसूची 4 में, ध्यान से सुनिए, और अनुसूची 7 में संशोधन करना है तब भी आपको आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। हो सकता है कि राज्यसभा की सीटें आप कम कर दें। यूपी को 31 सीट दी गई है, आप कह दें कि नहीं, अब इनको 20 सीट मिलेगी, इससे राज्य का हित प्रभावित होगा। इसका संबंध भी संघीय ढांचे से है। अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि संघ सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल बनाएगी। और मान लीजिए कि आप अनुसूची 7 में परिवर्तन कर दें और कह दें कि राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बनाएगी, तो राज्य तो बेकार हो जाएगी, संघात्मक ढांचा समाप्त हो जाएगा। इसलिए संविधान कहता है अगर भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में और भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संशोधन करना है तो ऐसे संशोधन को करने के लिए हमें आधे राज्यों की सहमति चाहिए। कितने हिस्से हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। और सुनिए, अगर आपको जीएसटी में कोई परिवर्तन करना है, जीएसटी में परिवर्तन जो भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 279A में है, इसमें भी कोई परिवर्तन करना है तब भी आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, केंद्र राज्य के मध्य अगर विधायी संबंध में भी परिवर्तन करना है, विधायी संबंध में यानी कि कानून बनाने की शक्ति में कोई परिवर्तन करना है तब भी आपको आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। हो सकता है राज्यों के कानून बनाने की शक्ति को आप समाप्त ना कर दें, इसलिए केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंध में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, यह परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आधे राज्यों की सहमति ना मिल जाए। इसके अलावा स्वयं अनुच्छेद 368 में भी परिवर्तन करना हो, इसमें अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 368 में परिवर्तन यदि करना है फिर भी क्या करना पड़ेगा? आधे राज्यों की सहमति लेना पड़ेगा। क्यों सर? अनुच्छेद 368 में संघीय ढांचा कहां प्रभावित होगा? अरे हो सकता है संसद अनुच्छेद 368 में परिवर्तन करे और परिवर्तन करके कह दे आज के बाद किसी भी संविधान में संशोधन के लिए राज्यों की सहमति नहीं ली जाएगी। तब क्या करोगे? तब राज्य क्या करेगा? हो सकता है भविष्य में संसद संविधान में संशोधन करके ऐसा कर दे कि आज के बाद किसी भी संशोधन के लिए राज्यों की सहमति नहीं ली जाएगी। तब तो राज्य जब खोखला हो जाएगा, उसका कोई पावर ही नहीं बचेगा। इसलिए संविधान कहता है अगर अनुच्छेद 368 में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो यह परिवर्तन तब तक संभव नहीं होगा जब तक भारत के आधे राज्य अपनी सहमति न दे दे, इत्यादि। ऐसे 2, 4, 5 और भी मिल सकते हैं, लेकिन ये वही 7 से 8 सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से आईएएस और पीसीएस सवाल पूछता है। सीधा सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति ली जाएगी? 4 विषय दे देगा। विधान परिषद का गठन और उत्साधन, अनुसूची 2 और 1, अनुसूची 7 और 4, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि किसमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी और किसमें संशोधन केवल साधारण बहुमत से किया जा सकता है? क्यों बता सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको याद करा दिया, वो सारे पॉइंट मैंने दिखा दिए कि संविधान का वह कौन सा विषय है जिसमें केवल साधारण बहुमत से संशोधन होता है और संविधान का वह कौन सा विषय है जिसमें केवल आधे राज्यों की सहमति से ही संशोधन हो जाता है। यह याद करना पड़ेगा आपको हर हाल में कि सर ने क्या क्या बताया। फिर से दोहराता हूं अपनी बात को, तीसरी बार रिवीजन कर रहा हूं कि अगर केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि में परिवर्तन करना है, अनुसूची 4 और 7 में परिवर्तन करना है, जीएसटी परिषद में कोई परिवर्तन करना है,
केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध में परिवर्तन करना है, या स्वयं अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में परिवर्तन करना है, तो मेरे सर ने कहा कि ये विषय संघीय ढांचे से संबंधित है और मुझे ये याद कर लेना है कि इन विषयों में संशोधन करने के लिए हमें आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। और जब ये मैंने हेडिंग डाली तो किसी बच्चे ने कमेंट किया, पहले संविधान विशेष बहुमत वाला बता दीजिए। अब उसको क्या पता कि पहले क्या करना पड़ता है तो क्या होता है। इसीलिए कहते हैं बीच में मत बोला करिए। अल्प ज्ञानम विशाल कायम, थोथा चना बाजे घना। थोड़ी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। जो खोखला चना होता बचता ज्यादा है, होता उसमें कुछ नहीं है। पहले नहीं बोलते क्योंकि आपको पता ही नहीं था, तो क्यों पहले बोलने लगे कि विशेष बहुमत वाला पहले बता दीजिए। अब बताएं विशेष बहुमत वाला, अब बताएं। 1 सेकंड लगेगा विशेष बहुमत वाला बताने में हमें, और उसको पहले हम जानबूझकर नहीं बता सकते थे क्योंकि वो पहले बता देते वो आपको जीवन में समझ में नहीं आता, और अब बताएंगे तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, समझ में आ जाएगा। और यह भी समझ में आ जाएगा क्यों सर मना करते हैं बीच में बोलने के लिए, क्यों सर मना करते हैं बीच में बोलने के लिए और बीच में कूदने के लिए। ध्यान से सुनिए मेरा एग्जाम्पल। 3 दोस्त थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम, एक का नाम था हामिद। राम, श्याम, हामिद, तीनों के पास 5-5 गाय थी। तीनों के पास 5-5 गाय थी। अपने गाय लेकर वो लोग चरवाहे में गए उसको चराने के लिए। राम के सभी गाय के कान में लाल कलर का फीता बांधा था। क्या? लाल कलर की फीता बांधा था। और श्याम के सभी गाय के कान में सफेद कलर का फीता बांधा था। कैसे कलर का? सफेद कलर का। और हामिद के गाय के कान पर कोई फीता नहीं लगा था। तीनों शाम को 4 बजे वापस लौटे। हामिद के पापा ने कहा अपनी गाय वापस ले लो, अपनी गाय किनारे कर लो, इनको चारा देना है। हामिद कैसे पहचानेगा मेरी गाय कौन सी है? हामिद कैसे पहचानेगा मेरी गाय कौन सी है? ऐसी गाय जिसके कान में लाल फीता नहीं है, ऐसी गाय जिसके कान में सफेद फीता नहीं है, वो सभी गाय हामिद की गाय है। ये एग्जाम्पल समझ में आया? ये एग्जाम्पल समझ में आया? तो मैं अब बता रहा हूं कि विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन कौन से हैं। अब मैं बता रहा हूं कि विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन कौन से हैं। ऐसा कोई संशोधन जो साधारण बहुमत से नहीं होगा, ऐसा कोई संशोधन जो आधे राज्यों की सहमति से नहीं होगा। बचा हुआ पूरे भारत की संविधान का संशोधन विशेष बहुमत से होगा। खत्म कहानी। ऐसा संशोधन जो साधारण बहुमत से नहीं होगा, ऐसा संशोधन जो आधे राज्यों की सहमति से नहीं होगा, बचा हुआ शेष संशोधन विशेष बहुमत से होगा। और ऐसे कम से कम 500 संशोधन हैं। याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, लेकिन उत्तर लगा पाओगे? लगा लोगे। तरीका किसने सिखाया? मैंने। क्या सिखाया? कि ऐसा संशोधन जो साधारण बहुमत से नहीं होगा, जो आधे राज्यों की सहमति से नहीं होगा, वो सभी संशोधन विशेष बहुमत से होंगे। और भारतीय संविधान का 80% संशोधन विशेष बहुमत से होता है, 20% साधारण और आधे राज्यों की सहमति से होता है। इसको मैंने याद करा दिया, वो अपने आप लगा लोगे आप। उसको याद करने में बुढ़ापा आ जाएगा, नहीं याद कर पाओगे विशेष बहुमत से कौन कौन से संशोधन होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया। और आप क्या कह रहे हो? पहले विशेष बहुमत वाला बता दीजिए। मैं अगर नहीं बता रहा हूं, उसके पीछे कुछ कारण होगा, उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट होगा, उसके पीछे कोई नई कहानी होगी, तब मैं ऐसा कर रहा हूं। मैंने कितनी बार बता दिया कि 10 साल से ये काम कर रहा हूं। मैं पॉलिटी के रग रग से वाकिफ हूं, इसकी एक एक नस से वाकिफ हूं। मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करते चलो, बस समझ पढ़ते चलो। न समझ में आए तो मेरी जिम्मेदारी है। समझ में आ गई बात ना? इसीलिए आपको डांटता फटकारता भी रहता हूं मैं क्लास में। प्यार करने के साथ साथ इसीलिए डांटता फटकारता रहता हूं कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। ये सिविल सेवा की तैयारी है बाबू, हाई स्कूल इंटर नहीं है, या स्नातक नहीं। यहाँ धैर्य की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ हर काम बड़े तरीके से किया जाता है। और किसी चीज़ को, इस बात का मूल्यांकन करने के लिए हमें आ गया या नहीं आ गया, कुछ समय भी लगता है।
कंफ्यूजन समझ में तुरंत आ सकता है, लेकिन कंफ्यूजन पढ़ने के बाद, नोट्स को दोहराने के बाद, क्वेश्चन लगाने के बाद तब आएगा। उसके पहले कंफ्यूजन नहीं आता। उसके पहले अगर आ रहा है वो भ्रम है। क्या आ रहा है? वो भ्रम है। समझ में आई बात है? तो मैंने आपको इस 20 मिनट में मैंने पूरा समझा दिया। फिर से दोहराता हूं, क्योंकि मैंने कहा है कि मेरा काम पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है पूरी पॉलिटी इसी क्लास में तैयार कराना, इसी क्लास में पूरी पॉलिटी को तैयार कराना। अब फिर से याद करिए कि साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन कौन कौन से बताए थे मैंने? अनुच्छेद 2 में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 में परिवर्तन, अनुच्छेद 169 में परिवर्तन, अनुच्छेद 11 में परिवर्तन। ये तो अनुच्छेद हो गया। विषय बताइए सर। भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का गठन, विधान परिषद का गठन और उत्सादन, नागरिकता में परिवर्तन। अगर करना है तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। अनुसूची 2 और 1 में परिवर्तन, 5 में परिवर्तन, 6 में परिवर्तन, 8 में परिवर्तन, साधारण बहुमत से हो जाएगा। संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान, आर्टिकल 239 में परिवर्तन, साधारण बहुमत से हो जाएगा। गणपूर्ति या परिसीमन में परिवर्तन, साधारण बहुमत से हो जाएगा। लेकिन केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार में परिवर्तन, आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार में परिवर्तन, आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन, आधे राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में परिवर्तन, आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। अनुसूची 4 और अनुसूची 7 में परिवर्तन, आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 368 में परिवर्तन, आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध में परिवर्तन, आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। 279A में परिवर्तन, आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। एक पॉइंट और लिखता हूं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में परिवर्तन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में परिवर्तन, उच्च न्यायालय में परिवर्तन, आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा संविधान का जितना विषय बचा उसमें कैसे होगा संशोधन? विशेष बहुमत से। आज के बाद कोई पूछे कि आपको टीचर आपको संविधान संशोधन पढ़ा रहे हैं, बताओ कि कौन कौन सा विषय ऐसा है जिसमें संशोधन करने के लिए केवल विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है? क्या उत्तर दोगे? संविधान का ऐसा हिस्सा जो साधारण बहुमत से संशोधित नहीं हो सकता, संविधान का ऐसा हिस्सा जिसमें आधे राज्यों की सहमति से परिवर्तन नहीं किए जा सकते, बचा हुआ शेष हिस्सा विशेष बहुमत से ही संशोधित होता है। जैसे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, जैसे नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन, जैसे प्रस्तावना में परिवर्तन, ऐसे सैकड़ों हैं जिसको याद नहीं करना है, केवल समझना है कॉन्सेप्ट से। इन दो को अलग कर दिया, वो अपने आप समझ में आ गया। अब कमेंट करके बताइए तीनों प्रकार के संशोधन समझ में आए या नहीं? नहीं आए तो पूछ लीजिए। कोई भी डाउट है, अब आपको कमेंट करने का टाइम दिया जा रहा है। जब मैं बोलूं तब कमेंट नहीं करना है, जब मैं समझाऊं तो केवल सुनना है। लेकिन समझाने के बाद मैं जरूर पूछता हूं समझ में आया कि नहीं आया। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अब पूछने का समय है। किसी को कुछ पूछना हो तो मैं खड़ा हूं, आप पूछिए। आपके सवालों का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन सही समय पर, गलत समय पर नहीं। बताइए भाई सारे बच्चे। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई सवाल पूछिए, मैं बगैर बताए आगे नहीं बढ़ूंगा। सर ये सर्वोच्च न्यायालय में क्या परिवर्तन होगा? मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का विस्तार करके हाई कोर्ट यानी राज्यों की शक्ति में कोई परिवर्तन कर दे, राज्यों की शक्ति का हनन कर दें, तो ऐसा करने के लिए आधे राज्य की सहमति लेनी पड़ेगी। कोई बच्चा कोई सवाल हो फटाफट पूछिए, सबका उत्तर दूंगा मैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो। विशेष बहुमत फिर से बता दे। प्रतिमा ने कहा सर विशेष बहुमत फिर से बता दीजिए। भारतीय संविधान का ऐसा कोई विषय अगर वो साधारण बहुमत से संशोधित नहीं हो रहा है, अगर वो आधे राज्यों की सहमति से संशोधित नहीं हो रहा है, तो बचा हुआ कोई भी विषय विशेष बहुमत से होगा। साधारण बहुमत से कौन कौन से विषय संशोधित होते हैं वो मैंने आपको याद करा दिया, वो मैंने आपको यहां पर याद करा दिया।
आधे राज्यों की सहमति से कौन कौन से विषय संशोधित होते हैं, वो मैंने यहां पर याद करा दिया। इन दोनों विषयों को छोड़कर पूरे संविधान में जितने भी विषय बचते हैं उन सबका संशोधन विशेष बहुमत से होता है। ऐसे सैकड़ों हैं, सैकड़ों को याद नहीं करना है, केवल समझना है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे प्रस्तावना, मूल अधिकार, निर्देशक तत्व। क्या इसकी चर्चा मैंने यहां पर की है? नहीं की है। इसका मतलब ये संशोधन कैसे होता है? केवल विशेष बहुमत से होता है। हाँ, घटना चक्र बिल्कुल ले लीजिए आप पॉलिटी की, जरूर। ठीक है, चलिए। तो अब मैं यहां पर चेक करूंगा कि क्या क्या पढ़ाया, जो मैंने हेडिंग बनाई थी पहले। संविधान संशोधन क्या है ये पढ़ा दिया। ऐसे ही डेली आपको अपना टारगेट बनाना चाहिए और रात को चेक करना चाहिए हमने क्या क्या कर लिया, क्या क्या बाकी है। संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझा दिया। संविधान संशोधन का संवैधानिक प्रावधान हो गया। संविधान संशोधन के प्रकार हो गए। साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन हो गए, विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन हो गए, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होने वाले संशोधन हो गए। तो क्या बचा है? केवल 2 पॉइंट बचा है। एक बचा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, क्वेश्चन मार्क, एक ये बचा है। और दूसरा क्या बचा है? क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है? कल मैं 2 पॉइंट और जोड़ूंगा इसमें, और भी गहरे लेवल पर, जैसे संविधान संशोधन का महत्व, जैसे संविधान संशोधन का ये आपके नोट्स में नहीं, मैं एक्स्ट्रा लिखाऊंगा आपको। महत्व क्या है, मेंस के लिए 2 पॉइंट और समझाऊंगा कल मैं एक्स्ट्रा, और 1 पॉइंट और जोड़ूंगा। संविधान संशोधन की आलोचना, संविधान संशोधन की आलोचना। और इतना पढ़ने के बाद आप पीसीएस नहीं साहब, जाकर आईएएस देकर आइए। कोई संविधान संशोधन का सवाल आपको ना तो प्री में परेशान करेगा ना तो मेंस में। हाँ, दीपक बिश्नोई जी पूछ सकते हैं, आंसर में आर्टिकल लिखा, संबंधित संशोधन लिखा, विशेषज्ञों की अवधारणा भी लिखी, फिर क्या लिखा जाए? नहीं समझ पाया आपकी दीपक जी बात क्या कह रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं पाया सवाल क्या कह रहे हैं। आपने कहा आंसर में आर्टिकल लिखा, संबंधित संशोधन लिखा, विशेषज्ञों की अवधारणा भी लिखी, फिर और क्या लिखा जाए? कौन से आंसर में भैया? अभी तो मैंने कोई आंसर ही नहीं दिया। दीपक बिश्नोई, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पा रहा हूं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कि आंसर में आर्टिकल लिखा, संबंधित संशोधन लिखा, विशेषज्ञों की अवधारणा भी लिखी, फिर और क्या लिखा जाए? अब हमको क्या पता क्या पूछा गया है, तो कैसे बताएं क्या लिखा जाए? संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तन किस प्रकार का है? तो अभिषेक यादव, क्या साधारण बहुमत वाले में मैंने संघ लोक सेवा आयोग की बात की है? नहीं किया है। क्या मैंने आधे राज्यों की सहमति में संघ लोक सेवा आयोग की बात की है? नहीं की है। तो ये कहां जाएगा? विशेष बहुमत में चला जाएगा। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था अभिषेक यादव कि जिसकी चर्चा मैंने साधारण में नहीं की, जिसकी चर्चा मैंने आधे राज्यों की सहमति में नहीं की, वो सब कैसे होगा? विशेष बहुमत से होगा। अच्छा, मूल्यांकन में कमेंट आया, देखा वो मूल्यांकन वाली टीम बताएगी बेटा, क्योंकि वो मैंने आपकी कॉपी देखी नहीं है। वो तो मूल्यांकन, अभी मैं प्रश्न भी दूंगा, परेशान मत होइए। कल संविधान संशोधन पूरा हो जाएगा, कल ही मैं आपको एक अच्छा उत्तर लिखने का तरीका भी बताऊंगा, और जितने टॉपिक हो गए इसमें से प्रीवियस ईयर में क्या सवाल पूछे गए उस सवाल को भी लिखाऊंगा और संभावित प्रश्न भी दूंगा। अब समझ गए, आप समझ गए दीपक बिश्नोई जी। देखिए, आप अपनी बात को समझाना चाह रहे थे, देखिए सही से नहीं समझा पाए ना। आपने ऐसी बात कर दी जिसका हम प्रसंग ही नहीं जान रहे थे, किस मुद्दे की बात आप कर रहे थे। तो आपको दीक्षित जी ने बताया, सर को प्रश्न तो बताओ। तो प्रश्न कौन सा है वो बताइएगा। मैं प्रश्न फिलहाल लिखाऊंगा, आप चिंता मत करिए। जो वहां से प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलते रहे उसको लिखते रहिए, अपनी कॉपी चेक कराते रहिए।
बाकी मैं खुद आपको प्रश्न दूंगा और कुछ प्रश्नों को लिखने के तरीके भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। हाँ, मेनका जी ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी, वेरी गुड। अब आपको यह एहसास हो जाएगा कि हमारे विषय में सबसे ज्यादा हमें क्या परेशान कर रहा है जानते हैं? शब्द, भाषा। मैं आप पर रहम कर रहा हूं, आयोग आपके ऊपर रहम नहीं करेगा। वो कठिन से कठिन भाषा पूछता है, इसीलिए मैं कठिन शब्द बोलकर उसका सरल शब्द बताता हूं। मैंने परिवर्धन क्यों बताया, मैंने निरसन शब्द का प्रयोग क्यों किया, ताकि जब एक सवाल में ये शब्द आए आप उत्तर कर लो। फिर मैंने उसको अपने सरल शब्दों में बताया ताकि आप उसको समझ पाओ। मैंने उत्सादन शब्द लिखा, देखिए ये उत्सादन शब्द मैंने क्यों लिखा है, आपने देखा होगा ना, एक शब्द मैंने लिखा उत्सादन, कहां गया? विधान परिषद का गठन और उत्सादन एक ही लिखा है मैंने, दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने उत्सादन शब्द लिखा है। ये शब्द मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये कठिन वर्ड है। उत्सादन का मतलब क्या है? समापन। देखिए मैं दोनों लेके चल रहा हूं, कठिन शब्द बोलकर सरल शब्द में समझा रहा हूं। क्यों? अगर आप कठिन शब्द नहीं समझेंगे, पॉलिटी की टर्मिनोलॉजी नहीं जानेंगे, टॉपिक को समझ जाएंगे, फिर भी क्वेश्चन नहीं होगा। नहीं, अब ऐसे में नहीं बता सकता दीपक बिश्नोई जी कि मेरा अर्थ है कि उस प्रश्न से संबंधित सभी बातें लिखित, ऐसा नहीं है। प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए अभी मैं समझाऊंगा, कल तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको बता ही नहीं सकता कि क्या प्रश्न था, आपने क्या लिखा। संभावित प्रश्न का मतलब देखिए, अब सिमू पाल जी कह रहे हैं कि संभावित प्रश्न क्या होते हैं। ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में आज तक आया नहीं है, लेकिन पिछले जो सवाल आए हैं उसी आधार पर गेस लगाया जाता है, अनुमान किया जाता है कि ऐसा सवाल भी आयोग पूछ सकता है, उसी को संभावित क्वेश्चन कहते हैं। सोचो, क्या ये सवाल की अपेक्षा सिविल सेवक बच्चों से की जा सकती है कि सर संभावित प्रश्न क्या होते हैं? अब आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग के बीच कैसे बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को मुझे लेके आगे चलना है। सोचिए, सिमू पाल मुझसे ये पूछ रहे हैं सर संभावित क्वेश्चन क्या होते हैं। अगर कोई बच्चा सिविल सेवा की तैयारी में ये तक नहीं जान रहा है संभावित प्रश्न का मतलब क्या होता है, संभावित मतलब गेस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बाबू तो कक्षा 5 का भी बच्चा जानता है कि संभावित प्रश्न का मतलब क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं बता, कोई बात नहीं, ये तो आपका दुर्भाग्य रहा कि आपने बेसिक कैसे पढ़ा, आपने एकेडमिक कैसे पढ़ा, हाई स्कूल इंटर कैसे किया, ग्रेजुएशन कैसे किया। अब आप जैसे भी करके आए हैं, जिस भी हालत में आए हैं, अब आपको तो मैं पढ़ाऊंगा ही, अच्छे से सिखाऊंगा ही। राज्य विधानमंडल में नहीं, विधान परिषद में केवल, क्योंकि राज्य विधानमंडल में बाबू विधानसभा होती है और सभी राज्य की विधानसभाएं अलग अलग होती है, अरविंद कुमार। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद का अगर गठन और उत्सादन करना है तो इससे राज्य का हित नहीं प्रभावित होगा, इससे राज्य का हित नहीं प्रभावित होगा। ये तो संसद की जिम्मेदारी है, संसद जिसको चाहे उसको दे, जिसको ना चाहे उसको ना दे। लेकिन जो शक्ति राज्य को दे दी गई है, उस शक्ति में अगर कोई परिवर्तन करते हैं तो इससे संघीय ढांचा प्रभावित कर दिया गया है। इसमें आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। मैं आंसर बताऊंगा, परेशान मत होइएगा, आंसर कैसे लिखा जाएगा मैं आगे बताऊंगा। बस अच्छा माहौल क्लास का रखिए और बहुत छोटे छोटे सवालों से एकदम बचिए। अब अगर आप इस गहरी पॉलिटी के बीच हमसे ये पूछेंगे सर सुबह कितने बजे उठें, सर किताब कितने पन्नों वाली लें, कॉपी किस रंग की लें, पेन कौन सा इस्तेमाल करें, अब इस क्लास में ये सब सवालों का उत्तर देना बहुत छिछलापन हो जाएगा ना। हमसे गहरी अपेक्षा रखिए, इतनी हल्की अपेक्षा मत रखिए। ठीक, चलिए तो मैं अब आपको बताने चल रहा हूं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और इसको पढ़ाने में मुझे कम से कम 20 मिनट चाहिए और समय मेरे पास बचे हैं केवल 5 मिनट। और मैं इसलिए अब आप विद्यार्थियों से चाहूंगा कि अब से लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 12 हो गया शायद आज, 12 लेक्चर में जिस भी बच्चे को कोई डाउट हो, कहां पर जो पढ़ाया जा चुका है उसके बीच से हमारे नोट्स की कोई लाइन ना समझ में आई हो,
हमारे क्लास का लेक्चर कुछ ना समझ में आया हो और आपने लिखा हो कि मुझे सर से पूछना है, तो पूछ सकते हैं। मैं 5 मिनट में आपके सवालों का जवाब दे देता हूं। अब हरिओम द्विवेदी जी कह रहे हैं सर घटना चक्र की ई बुक सही रहेगी? नहीं, ई बुक बिल्कुल सही नहीं रहेगी। घटना चक्र का ओरिजिनल बुक लीजिए, हार्ड कॉपी लीजिए, जो उसको आप हाथों से छू सकें और आंखों से देख सकें। ई बुक नहीं चलेगी हरिओम द्विवेदी, एकदम मना है। प्राची जी कह रही सर आप बता दीजिए कि कौन कौन सी क्लास की इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 6 से पूरा पढ़े, 6 वाली भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप लोगों को मैं बता दूं, कक्षा 6 की एनसीईआरटी मैं यूट्यूब पर लेके आने वाला हूं फ्री। मैं पढ़ाऊंगा कक्षा 6 की एनसीईआरटी, पढ़िएगा मेरे साथ आप लोग। अच्छा, सिम्मू पाल कह रही सर मैं 12th पास आउट, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। कोई बात नहीं, लेकिन आपके उत्तर का जवाब दे दी, लेकिन बहुत हल्का सा प्रश्न था वो। संभावित प्रश्न मतलब होता है क्या? ऐसे प्रश्न जो भविष्य में आ सकते हैं। PYQ का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं। PYQ का मतलब जो आ चुके हैं, संभावित प्रश्न का मतलब जो आएंगे। और पूछ लो, किसी भी बच्चे का कोई हो। मैं फिर बता रहा हूं, हमारी बात का कभी बुरा मत मानना क्लास का, मेरी बात को ईगो मत हर्ट करना, क्योंकि मेरा काम है आपको ठोक बजाकर सही करना, आपको अनुशासित बनाना, आपको पढ़ने का तरीका सिखाना, आपको नैतिक बनाना। और मेरे से पढ़ के जाओगे ना, फिर दुनिया में कोई आपको फिर डांट भी नहीं पाएगा, ध्यान रखिएगा। इतना मैं आपको ठोक बजा के हर तरीके से सही कर दूंगा, फिर कहीं जाओगे किसी टीचर को आपको डांटने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ने का तरीका भी सिखा दूंगा, अनुशासन भी सिखा दूंगा, अच्छा इंसान भी बना दूंगा, अच्छे मूल्य भी सिखा दूंगा, मेहनती भी बना दूंगा, पढ़ने के लिए प्रेरित भी कर दूंगा, और अपना विषय तो सिखा ही दूंगा, तो सेकेंडरी मैटर है। और बताइए भाई। हाँ सर, घटना चक्र मार्केट में मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा बाबू, जरूर मिलेगा, हर जगह मिलेगा घटना चक्र। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे, किसी भी बच्चे के कोई मन में सवाल हो, डरने की जरूरत नहीं है, सब पूछो। मैं पूछ रहा हूं, कमेंट करो भाई, भाई आपके कमेंट देखने के लिए बैठा हूं। पल्लवी प्रभाकर जी कह रही सर आप शुगर फ्री चाय पीते हो? हाँ, चाहता हूं शुगर फ्री ही रहे, ताकि मैं रोग फ्री रहूं और आप लोगों को पॉलिटी पढ़ा सकूं। मैं कोशिश करता हूं शुगर फ्री पीऊं, ताकि मैं रोग फ्री रहूं और आप लोगों को पढ़ा सकूं। और पूछो बाबू, बिल्कुल डरने की जरूरत। मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं आपका एक अभिभावक हूं। पिता के रूप पर दर्जा तो नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं आपके जैसे ही एक बड़े भाई के रूप में ही हूं। तो आप केवल शिक्षक मत मानिए, एक अपने घर का गार्जियन मानिए। हमारे भैया है, हमको डांट डांट कर, मार मार कर, पीट पीट कर सब कुछ सिखा रहे हैं, इन्हीं से मुझे सीखना है सब कुछ। बिल्कुल डरना नहीं है, लेकिन बस सही समय पर सही काम करना है। सर आर्टिकल 13 में परिवर्तन किस बहुमत से होगा? आर्टिकल 13 में परिवर्तन विशेष बहुमत से होगा सर। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि एग्जाम में हमें किस पे नंबर से लिखना चाहिए, किस पेन से लिखना है? डॉट पेन से, जेल पेन से बचना चाहिए। जेल पेन आपकी कॉपी खराब कर देती है। दीपक बिश्नोई महोदय, निवेदन है माह में एक बार गूगल मीट रखने की कृपा करें, ताकि कुछ बातें जो कमेंट में ना हो, वहां हम आपका चेहरा देख के सीधा हमारे साथ बात करें। ठीक है, मैं टीम से बात करता हूं दीपक बिश्नोई, आपकी इस बात को रखूंगा। और पूछो भाई, और पूछो, जितना पूछना है पूछो। जो मैं पढ़ा दिया हूं वहां से किसी बच्चे को कोई डाउट आ जाए, कोई संदेह आ जाए, खूब पूछो मेरे से। मैं तो चाहता हूं कि 15, 20, 25 लेक्चर के बाद एक दिन का सेशन, आधे घंटे केवल डाउट का सेशन रख लूं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, डाउट कब आएगा? जब लेक्चर सुन लोगे, नोट्स दोहरा लोगे, उस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तब डाउट आता है। टीचर बोल रहा है, उसी समय डाउट आ गया, वो डाउट नहीं, वो भ्रम है। क्या है? भ्रम है। और जब मैं पढ़ा दूंगा तो डाउट आएगा नहीं, ये मैं फिर कह रहा हूं आपको। लेकिन फिर भी डाउट लूंगा अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आती है। मुस्कान बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अच्छा, सिम्मू पाल जी कह रहे सर टाइप ऑफ बहुमत पर चर्चा कर दीजिए। देखो, साधारणता संविधान में हम 3 प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, एक साधारण, एक विशेष, एक आधे राज्यों की सहमति से। लेकिन भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 368 है, उसमें केवल 2 प्रकार का संशोधन की चर्चा हुई है, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से। वहां पर साधारण बहुमत से की चर्चा नहीं हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान में ऐसा परिवर्तन जो साधारण बहुमत से किया जाता है, वह अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आता है।
चलिए अर्पिता जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो खूब अच्छे से पढ़िए भैया, खूब मन लगा के पढ़िए, नोट्स को रिवीजन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। शासन प्रणाली का जो कठिन शब्द हो वो हमसे पूछ लिया करिए। शासन प्रणाली में कोई शब्द अगर आपको ना समझ में आए पढ़ने के बाद, व्याख्या करने के बाद, तो लास्ट में हमें ऐसे शब्दों को भी पूछ लिया। मेहनत तो करिए और उस शासन प्रणाली के टॉपिक को 10 बार सॉल्व करिए। आप लोग कितनी बार? 10 बार सॉल्व करिए। इससे डायरेक्ट संवाद के लिए ऑफलाइन बैच लेना पड़ता है दीपक बिश्नोई। हम बस इतना कर सकते हैं, एक आध बार जूम मीटिंग ले लेंगे, लेकिन जूम मीटिंग में सबसे बात, इसमें 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे से कैसे बात हो पाएगी? डायरेक्ट संवाद के लिए बच्चे 70,000 जमा करते हैं और आके ऑफलाइन पढ़ते हैं दीपक, ये अंतर है। दीपक जी, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या अंतर है कि ऑफलाइन में सीधा बच्चा टीचर के सामने होता है, इतना वहाँ डांटना फटकारना नहीं पड़ता। पूरा क्लास पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है 3 घंटे तक, और 3 घंटे तक पिक्चर ऐसे कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो यहाँ पर आप सामने नहीं हो, इसलिए फटाफट फटाफट सब टाइप कर रहे हैं। वहाँ बच्चा क्लास में के बाद टीचर से मिलता है, हर एक चीज़ पूछ लेता है, सामने बात संवाद हो जाती है, लेकिन उसके लिए उसको 70,000 देना पड़ता है। आप कितने में पढ़ रहे हैं? 5,000 में। केवल यही अंतर्वय तो है, पढ़ा वहाँ भी इमरान सर रहे हैं, पढ़ा यहाँ भी इमरान सर रहे हैं। वहाँ वाला ऑफलाइन का नोट्स आपको मिला है, वहाँ भी डाउट क्लियर करते हैं, यहाँ भी डाउट क्लियर करते हैं। वहाँ पर जितनी गहरी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा गहरी पॉलिटी आपको पढ़ा रहे हैं। और क्या सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं आप, 5,000 में पढ़ रहे हो, बच्चे 80,000 में पढ़ रहे हैं। लेकिन अंतर किसका है? माहौल का। अंतर किस बात का है? टीचर से संवाद का। अंतर किस बात का है? टीचर अपने सामने बच्चों से सवाल करता है, पूछता है, उनको तैयार कराता है। केवल इसी बात का अंतर है ऑनलाइन और ऑफलाइन, केवल इसी बात का अंतर है ऑफलाइन और ऑफलाइन। क्या अंतर है? बस यही तो अंतर है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, और मैं फिर मिलूंगा अपनी अगली कक्षा में। धैर्य बनाए रखिए। अभी 12 लेक्चर हुआ है, ऐसे 50 से 60 लेक्चर लास्ट तक होंगे 1.5 घंटे के, और उस लेक्चर के बाद फिर कुछ बचेगा नहीं पॉलिटी में। और पॉलिटी में नहीं, आपके व्यक्तित्व में भी कुछ नहीं बचेगा। मैं पॉलिटी सिखाने के साथ साथ ये कसम लेकर आया हूं आपके बैच में कि हमारे सामने जो भी 1000 बच्चे मिलेंगे, इन बच्चों का व्यक्तित्व बदल के जाना है मुझे। इन बच्चों को मुझे अच्छा इंसान बना के जाना है। इन बच्चों को मुझे अच्छे संस्कार दे के जाना है। इन बच्चों को मुझे नैतिक बना के जाना है। इन बच्चों को मुझे अनुशासित बनाने के जाना है। इन बच्चों को मुझे पढ़ने का तरीका सिखा के जाना है। इन बच्चों को मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करा के जाना है। इन बच्चों को बैसाखी हटाकर इनको अपने पैरों पर खड़ा करके जाना है। इस शपथ के साथ मैं आपके बीच आया हूं, और ये सब करने के लिए कई बार मुझे हथौड़ी और छेनी चलानी पड़ेगी, जिसका दर्द आपको होगा, और आप चीख भी सकते हैं, और आप मेरे से कुछ पल के लिए नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये नाराजगी कुछ पल के लिए होगी। जिस दिन आप कामयाब होंगे उस दिन सबसे ज़्यादा हम आपको याद आएंगे, ये भी आपसे वादा है। और ये सब आपके कामयाबी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सफलता के लिए कर रहा हूं मैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बताए हुए निर्देशों का पालन करिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने समय का पूरा सदुपयोग करिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, और लगातार मेहनत करके बेहतर बनने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।